हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल डी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो के द्वारा आधुनिक भारत राष्ट्रीय आंदोलन श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं नए चैप्टर भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। लंदन में होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना भी की। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वर्मा वहां से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगला सवाल है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो फिर से वही सवाल रिपीट हो रहा है, लंदन में किया था इन्होंने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब? 1905 में। कहाँ पर? लंदन में। अगला सवाल, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो फिर से वही सवाल है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। फिर से वही सवाल आया है। देख रहे हैं सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं, छठवां सवाल, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? गदर पार्टी को स्थापित करने के लिए लाला हरदयाल जिम्मेदार थे। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में मोहन सिंह भाकना नहीं दिया है, इसलिए विकल्प एक उत्तर होगा। इसका मतलब ये है, अगर विकल्प में लाला हरदयाल और जो है इनका दोनों का नाम दे यानी कि सुवर्ण सिंह भाकना का भी नाम दे, तो सबसे पहले सुवर्ण सिंह भाकना को लगाना है। उसके बाद जो है, अगर ऑप्शन में सुवर्ण सिंह भाकना नहीं है, तब लाला हरदयाल को लगाना है। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो वही दिया है, देखिए, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो 1913 में हुई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए फिर से वही दिया है। गदर आंदोलन की स्थापना की थी, तो फिर से देखिए यहाँ पर लाला हरदयाल, देखिए ये ऑप्शन में दिया है लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भाकना। तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह भाकना को पहले लगाया जाएगा। अगर स्वर्ण सिंह भाकना नहीं है ऑप्शन में, तब लाला हरदयाल को लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का सभापति पहला सभापति? तो ये स्वर्ण सिंह भाकना। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह भाकना थे। ये अध्यक्ष भी थे, संस्थापक अध्यक्ष, यानी कि स्थापना के समय क्या थे? अध्यक्ष थे। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वारेन कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपर्युक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी दे रहा है, यानी कि केवल जो है रास बिहारी बोस। ठीक है, केवल तीसरा है, रास बिहारी बोस गदर पार्टी से जुड़े थे।
विकल्पगत क्रांतिकारियों में रास बिहारी बोस गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। वारिंद कुमार घोष अलीपुर बम कांड में अभियुक्त थे, जबकि योगेश चंद्र चटर्जी काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन इस वर्तमान में नाम हो गया इसका केस से जुड़े थे। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए लाला हरदयाल प्रमुख जो है थे ही गदर पार्टी से। ये मनीषी पथ प्रदर्शक भी थे। पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह, ये भी तीनों संबंधित थे। खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस उस समय इनसे संबंधित नहीं थे, क्योंकि इसकी स्थापना 1913 में हुई थी गदर पार्टी की, और उसके पहले ही खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जा चुकी थी। 1908 के आसपास जो है इनको फांसी की सजा दी जा चुकी थी, इसलिए जो है ये उनसे संबंधित नहीं थे। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। अभी जो सैन फ्रांसिस्को है ना, अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित, यानी कि पश्चिमी अमेरिका में स्थित है। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम प्रमुख थे। देखिए राजा महेंद्र प्रताप का नाम आ रहा है। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह ये दोनों ने मिलकर अब जो है अफगानिस्तान काबुल में स्वतंत्र सरकार की भी स्थापना की थी उस समय। 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। इस प्रकार स्पष्ट खुदीराम बोस का गदर पार्टी से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उसके पहले उनको फांसी दी जा चुकी थी। अगला देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो यूएसए में हुई थी। यूएसए का शहर कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यूएसए, फिर सैन फ्रांसिस्को। गदर क्या था? 17वां सवाल देखिए, गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को था, यही सही है। एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर संबंधित है ही नहीं। ठीक है, बर्लिन में इसका मुख्यालय नहीं था। ठीक है, तस्कन में भी नहीं था। तो ये आपका जो पहला सवाल यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में नहीं था, मध्य अमेरिका में नहीं था, पश्चिमी अमेरिका, क्योंकि अगर आप विश्व का मैप देखेंगे तो ये जो आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, तो यहीं पर जो सैन फ्रांसिस्को है, तो ये सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये पश्चिमी अमेरिका में आ जाता है। ठीक है, हालांकि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। ठीक है, चूंकि उत्तरी अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है, तो यहाँ ये भी ऑप्शन कुछ ना कुछ सही हो सकता है, लेकिन अगर शहर की बात करें तो ये पश्चिमी अमेरिका में आता है। ये अगर ये महाद्वीप के बारे में पूछे तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाता है। वही यहाँ पर व्याख्या में लिखा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो उत्तर विकल्प सी सही होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो सही उत्तर बी विकल्प होगा। सामान्य तौर पर
अमेरिका महाद्वीप को 3 उपभागों उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में विभाजित किया जाता है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी तो बाद में हुई थी। कामागाटा मारू की घटना। कामागाटा मारू की घटना 1914 में हुई थी। यह एक जहाज था जो कनाडा में जा रहा था, उस पर विवाद हुआ था। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यही सही है, 1913-14 में जब प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ था, यही कारण था गदर का क्रांति छिड़ने का, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के साथ ही भारतीयों में ये भावना भर गई कि जो है हमको भी जो है इस तरीके से आंदोलन छेड़ देना चाहिए देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो उस समय जो है अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय बसे थे उन लोगों ने एक अलख जलाई देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो वही जो गदर क्रांति आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कब 1905 में। जब ये आंदोलन उतना सक्रिय सफल नहीं हो पाता है तो जो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी थे यानी कि जो क्रांतिकारी सब थे नेता, वे थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन वर्ष 1914 में अचानक जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो इनको झकझोरा, ये जो घटना है प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीयों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। इस समय धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, ये उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। तो देखिए उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांति हुई और तिलक तथा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर? भारत में। तो इधर भारत में होम रूल आंदोलन चल रहा था, उधर अमेरिका में गदर आंदोलन चल रहा था। तो वहीं इन्हीं की बात कर रहे हैं दोनों की, क्योंकि दोनों ने ही होम रूल लीग आंदोलन चलाया था भारत में एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना किया? तो यह है महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप ने। ठीक है, यहाँ पर विदेश में अफगानिस्तान की काबुल में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी बरकतुल्लाह के साथ। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कब किया था? 1915 में काबुल में। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान के शहर कहाँ पर? काबुल में। बरकतुल्लाह इसके प्रधानमंत्री थे और स्वयं राजा महेंद्र प्रताप इसके प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन तो 1905 में हुआ था, तो इस समय ऐसा कुछ नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से शुरू हुआ था। तो ये भी नहीं हुआ था क्योंकि जो अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1915 में हुआ था, होम रूल लीग के आंदोलन दौरान। होम रूल लीग 1916 में हुआ था। गदर आंदोलन 1913 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर यही उत्तर। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की माँ भीखाजी रुस्तम का माँ। ये पारसी समुदाय संबंधित थे। ये अमेरिका में रहती थी, जर्मनी
जर्मनी और अमेरिका इनका जो कर्म क्षेत्र था। इनके माता पिता पारसी समुदाय से जो कि भारतीय थे। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट, ये स्थान याद रखिएगा, स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय झंडे को फहराने वाली थी मैडम भीखाजी कामा। कहाँ पर इन्होंने फहराया था? स्टुटगार्ट स्थान पूछा जाता है, कहाँ पर? तो स्टुटगार्ट जर्मनी पर। कब? 1907 में। इसी सम्मेलन में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में मुंबई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। यह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। मैडम भीखाजी कामा संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये पेरिस नहीं है, ये जर्मनी का शहर है, स्टुटगार्ट, स्टुटगार्ट जर्मनी। ठीक है, इसलिए पहला जो है ऑप्शन ही गलत हो गया, पहला कथन। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। हाँ, ये सही है, दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 हो रहा है सही। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ। उनके माता पिता पारसी थे। सोहराबजी फ्रांजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम आर के कामा, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों यूरोपियन बौद्धिस्ट लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कब? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। यह फहराया गया झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। अतः प्रथम कथन गलत है, जबकि सोशलिस्ट जर्मनी में आयोजित हुआ था, न कि पेरिस में। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा, 1907, स्टुटगार्ट जर्मनी के। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में सजा मिली? तो इंग्लैंड में सजा मिली। देखिए, यहाँ पर सभी क्रांतिकारियों का नाम दिया है जिनको सजा मिली थी, लेकिन ऐसे क्रांतिकारी का नाम बताना है जिनको अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, और कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, राजगुरु सुखदेव एवं भगत सिंह, 3 लोगों को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, 3 लोगों को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, और ये कहाँ पर? भारत में दी गई थी। खुदीराम बोस, सूर्यसेन, ठीक, खुदीराम बोस को भी भारत में फांसी सजा दी गई थी, फांसी की सजा। मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह, ये ही 2 क्रांतिकारी हैं जिनको ब्रिटेन में या इंग्लैंड में फांसी की सजा हुई थी। ठीक, उधम सिंह का नाम आपको याद होगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी ना, और उसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था जिस अंग्रेज अधिकारी ने, उसका नाम क्या था? जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर था। और इसी डायर को जाकर 1940 में इन्होंने लंदन में गोलियों से भून दिया था, इस उधम सिंह ने। तो उधम सिंह को फिर जो है इसी की आरोप में फांसी की सजा हुई थी। चलिए देखते हैं व्याख्या।
अशफाक उल्ला खां अशफाक उल्ला खां को काकोरी षड्यंत्र कांड में जो है फांसी की सजा दी गई थी फैजाबाद जेल में। तो ये भी भारत में ही इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो यही ऑप्शन है आपका। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव सलाहकार करजन वायली का नाम क्या है, करजन वायली तथा कवासा लक्का को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। फलतः उन्हें भी फांसी की सजा हुई। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा तो जनरल डायर को मारा था इन्होंने। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, तो ये दिया गया था मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। मैडम कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और यमन राय में क्या बात समानता थी? ये सब लोग किससे जुड़े थे? तो गदर आंदोलन से जुड़े थे सभी लोग। पहला, सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। नहीं, गलत है। क्रांतिकारियों के दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो स्थायी सरकार बनाई उस समय एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और से सभी मंत्री थे। नहीं, एम बरकतुल्ला तो उस समय प्रधानमंत्री थे लेकिन अन्य सभी लोग उसमें मंत्री नहीं थे, ऐसा नहीं है। इसमें प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कौन हुआ था? तो वर्मा जी हुए थे इसमें। सी वाला देखते हैं ऑप्शन। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, यही लोग थे। वे सभी लॉर्ड डलहौजी फेंके जाने के मामले में अभियुक्त थे। नहीं, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 था। तो उस समय ये लोग ऐसी कोई घटना नहीं थी क्योंकि ये लोग 1910 के बाद से सक्रिय होते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है लॉर्ड डलहौजी के समय ये थे ही नहीं। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। 1904 में जब भारत में यहाँ पर नासिक में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना किया था, उसके 2 वर्ष बाद लंदन में भी अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना उन्होंने ही किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने। और विनायक दामोदर सावरकर ने जो पहली संस्था स्थापित की थी उसका नाम क्या था? मित्र मेला। और यही जो है 1904 में क्या हो जाता है? अभिनव भारत। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संस्था थी और अभिनव भारत की ही तर्ज पर 1916 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की है, जो ये सवाल पूछा गया है यहाँ पर। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में सोसाइटी की स्थापना की थी। ज्ञातव्य है विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस, जिसकी स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था 1905 में लंदन में। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। कामागाटा मारू क्या है? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। नहीं, क्योंकि एक जहाज था। चीन का किसान सामरिक नेता। गलत है। कनाडा की यात्रा पर निकला एक युद्धपोत। ये 376 भारतीय यात्रियों को लेकर जा रहा था। कहाँ पर? कनाडा में। एक भारतीय पंजाबी थे, उनका नाम था गुरदीत सिंह। वो किराए पर इन्होंने जहाज को लिया था और भारतीय
यात्रियों को लेकर कनाडा की यात्रा पर निकले थे। कनाडा में एक शहर है वैंकूवर, ठीक है, वहां पर तट पर उतरना था, किनारे पर उतरना था, लेकिन वहां पर नियमों के उल्लंघन को लेकर कनाडा की पुलिस ने भारतीय जहाज को तट पर उतरने से मना कर दिया। तो इसी संबंधित विवाद हुआ था, वही है कामागाटा मारू की घटना। तो देखिए कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, एक नाव जलपोत के नाते पर्वतीय क्षेत्र के उत्सव के कारण एक गलत है, एक जनजाति ये भी गलत है। उत्तर ऊंचा स्थान में तो यही आपका एक जलपोत के नाते, क्योंकि ये पानी वाला जहाज था। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना संबंधित है? तो यह कौन है, जो है गुरदीप सिंह, बाबा गुरदीप सिंह। इन्होंने ही जो है 376 यात्रियों को जहाज में बैठाकर कनाडा की यात्रा पर निकले थे। इन्होंने जहाज को किराए पर लिया था। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था, ठीक है। 376 यात्रियों को लेकर जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनी कारणों से कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। चलिए देखते हैं अगला सवाल 39वां। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऐसे सब तिथि के अनुसार सबको जो व्यवस्थित करना है एक क्रम से। गदर पार्टी की स्थापना कब? 1913 में हुई थी। चटगांव शस्त्रागार छापा, चटगांव शस्त्रागार छापा, यानी कि जो वर्तमान बांग्लादेश है ना, उसमें बंगाल में था, वहां पर शस्त्रागार में छापा डाला गया था। 1930 में डाला गया था। केंद्रीय असेंबली बम कांड, यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि भगत सिंह राजगुरु ने भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, और ये कब फेंका था? 1929 में फेंका था, सरकार को डराने के उद्देश्य से, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखी है। तो मिलान कराने सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना, यानी कि एक ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे पर तीसरा हो जाएगा, दूसरे पर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो पहले में भी एक 3 है, जो है डी में भी एक 3 है, तो बी यहाँ पर कट गया, बी और सी कट गया, ए और बी में डी में से एक होगा। उसके बाद देखिए आपका जो है केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 आ जाएगा, तो ये चौथा आपका हो जाएगा तीसरे पर। इस तरीके से भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वही दिया है घटनाओं का कालक्रम। 1913 में गदर पार्टी, 1914 में बर्लिन इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा चटगांव शस्त्रागार छापा 1930। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था? तो यही है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कमेटी की स्थापना किए थे। कौन? रास बिहारी बोस किए थे। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हुई तो उन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। देखिए ये अलग है, यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस ये अलग है, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, ये दोनों अलग है। इसकी स्थापना 1914 में ही हो गई थी, ठीक है। ये वाला आपका 1914 में। बाकी रास बिहारी बोस द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है वो। चलिए अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आ गया है, बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाए गए थे, स्वदेशी आंदोलन, और एक इसे कहा जाता है बहिष्कार आंदोलन।
या बहिष्कृत आंदोलन, बहिष्कृत आंदोलन इसी को आ जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या सवाल दिया है यहाँ पर। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ तिथि से हुआ है, किस तिथि से प्रारंभ हुआ है? तो 7 अगस्त 1905 से। क्योंकि 20 जुलाई 1905 को सरकार ने घोषणा कर दिया कि बंगाल विभाजन होगा। 20 जुलाई 1905 से ये सरकार द्वारा घोषणा है बंगाल विभाजन की। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो भारतीयों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया वो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। 16 अक्टूबर जो है 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लागू हो गई। बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुए। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग-भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किस लिए प्रसिद्ध है? इसी दिन बंगाल विभाजन की घोषणा लागू हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो की गई थी 7 अगस्त 1905 को की गई थी, इसलिए कथन गलत। बंगाल विभाजन हुआ था, हाँ इसी दिन लागू हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज, ये कब किया था? 1906 में किया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। स्वदेशी आंदोलन भी हालांकि 1905 में ही शुरू किया गया था, लेकिन 16 अक्टूबर को नहीं शुरू किया गया था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन यही बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ 1905 में जो है इसको बहिष्कार आंदोलन भी कहा गया है, ये बायकॉट मूवमेंट, बहिष्कार आंदोलन। इसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। तो यही है। इसके 4 प्रमुख नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा देखिए 20 जुलाई 1905 को की गई थी। ऑप्शन में देता है चाहे 20 जुलाई देगा या जो है 19 जुलाई देगा, 19 जुलाई देगा। ये दो किसी किसी किताब में 20 जुलाई मिलता है, किसी में 19 जुलाई मिलता है। तो जो भी इसमें से एक ही ऑप्शन में आएगा, संभावना है कि एक ही देंगे, दोनों नहीं देंगे। छठवां सवाल, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। 1905 तक था ये इसका लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसकी निर्णय घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 की दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। बंगाल के विभाजन करने वाला अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो ही लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। देखिए उस समय ये कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, ये अलग तरीके से सवाल है। सर एंड्रयूज फ्रेजर था उस समय, ये ऑप्शन दे रहा, सर एंड्रयूज फ्रेजर था। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे इन्होंने 1903 से 1908 तक।
बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व करने वाले देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। चित्तरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, आशुतोष मुखर्जी, ये सब उनका नाम नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर जो उग्र स्वभाव के नेता थे, गरम दल के नेता थे, विरोध का आंदोलन नेतृत्व किए थे। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुई प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बाद में जो है मुख्य रूप से बहिष्कार आंदोलन हुआ जो जिसका नेतृत्व अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष के अलावा जो बाल गंगाधर तिलक बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। लाल बाल पाल से बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कथन है विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व पाश्चात्य के मध्य विहित संबंध का समर्थक था। तो ये कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। ये पाश्चात्य सभ्यता के हिमायती थे, पाश्चात्य भाषा के हिमायती थे। बंगाल में ब्रिटेन की बस्तियों के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार यानी कि ब्रिटेन की वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजों द्वारा जो वस्तु यहाँ पर लाई जा रही हैं हम उसको क्रय नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो यही है बहिष्कार किया था, बायकॉट किया था। और बाद में जो है इसी संबंधित आंदोलन चला गया, बहिष्कार आंदोलन, जिसका नेतृत्व जो है अरविंद घोष ने किया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया कब? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए। प्रशासनिक सुविधा तो एक बहाना था अंग्रेजों का, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी उसका केंद्र बंगाल ही था और इस राष्ट्रवाद की भावना को अंग्रेज कुचलना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? बंगाल को विभाजित करने की घोषणा किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित प्रारंभ किए। क्या क्या प्रारंभ? बायकॉट ये शुरू किया था, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। असहयोग, असहयोग ऐसा कुछ नहीं था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में भी बात हुई थी। तो इस तरीके से 1 2 4 ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। किस दिवस के रूप में? शोक दिवस। रविन्द्रनाथ टैगोर सुझाव को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होगा। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर और आत्मसम्मान के साथ जुड़ा। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें अतः स्पष्ट बंगाल विभाजन के विरोध में क्रांतिकारी स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। तो यहीं पर जो है 1920 की बात, तो असहयोग वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, ये वाला ऑप्शन, बाकी इसमें से सब रहेगा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरोध जो आंदोलन हुआ था उसमें। IAS प्री 2016 का सवाल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में तो कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था, तो तात्कालिक कारण यानी कि उस समय करण की क्या घटना थी? तो करण की घटना ही है बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इनके विरुद्ध था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। 1905 विभाजित हुआ किसके विरोध के फलस्वरूप या दोबारा विभाजित हुआ? यहाँ पूछ रहा सवाल कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, सही है। किसके विरोध के जिसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ? देखिए यहाँ पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन तो हो गया, लेकिन भारतीय विभाजन का विरोध कर रहे थे, और जिसके चलते फिर से बंगाल का क्या हुआ? विभाजन हुआ। तो ये कब हुआ दोबारा? देखिए 1905 के बाद से जो है लगातार विरोध हो रहा था कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया, बंगाल विभाजन को वापस लिया जाए, जो इसका आदेश है उसको वापस लिया जाए। तो 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन। अब जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तो इंग्लैंड से सम्राट आते हैं जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ठीक है। इन सबका दरबार लगता है दिल्ली में, और इसी दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। जो आदेश था लॉर्ड कर्जन का, उसको रद्द कर दिया जाता है। तो बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया 1911 में। लेकिन यहाँ पर बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग एक नए राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये हो गया दोबारा विभाजन। कब हो गया? 1911 में, क्योंकि 1911 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग एक दर्जा प्रदान कर दिया गया, एक अलग राज्य की मान्यता दे दी गई। तो वही पूछ रहा है कि दोबारा कब विभाजन हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो वही बना रहा कब तक? 1911 में दिल्ली दरबार तक बना रहा। प्रथम विश्व युद्ध तक, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, तब तक बना था नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत मतलब निरस्त किए जाने तक, यही सही है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, 1947 की बात ही नहीं है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 में रद्द हुआ। और इसी दिल्ली दरबार में भारत में राजधानी स्थानांतरण की भी घोषणा हुई थी, जो कि 1912 में लागू हुई थी। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो फिर से कब? 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था।
स्वदेशी आंदोलन को देखिए, बंबई और पुणे क्षेत्र में तिलक ने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। पंजाब क्षेत्र में लाला लाजपत राय ने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, यूपी में किए थे अजीत सिंह ने, अजीत सिंह। दिल्ली में जो इसका नेतृत्व करने वाले थे सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। इस तरीके से यहाँ पर यही पे व्याख्या में लिखा है, बम्बई पुणे में तिलक ने, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब यूपी में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी। उस समय 3 जगह प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। दिल्ली प्रेसिडेंसी नहीं थी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है, सैयद हैदर राजा ने। तिलक ने कहाँ पर किया था? मुंबई, पुणे में। अजीत सिंह ने कहाँ पर किया था? यूपी में मुख्य रूप से। लाला लाजपत राय ने कहाँ किया था? पंजाब में। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिला इसमें शामिल थी। ये पहला आंदोलन है इसमें महिलाओं ने सक्रियता दिखाई थी। इसके पहले किसी भी आंदोलन में महिलाओं ने अपनी सक्रियता भागीदारी नहीं दिखाई थी, इसमें दिखाया था। तो ये हो गया। कृषक लोग इससे दूर थे, मुसलमान भी इससे दूर थे, क्योंकि जो राष्ट्रवादी थे ना वो कहीं न कहीं हिंदू राग की नीति को अलाप रहे थे बार बार, इसलिए जो है इससे मुसलमान भी दूर थे। कृषक इससे संबंधित नहीं थे। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इस आंदोलन से अलग रहे। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो यही स्वदेशी आंदोलन के दौरान, क्योंकि जिस दिन जो है लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन, उसी दिन जो बंगाल के वासी थे उन्होंने सुबह ही सुबह गंगा में स्नान किया और वंदे मातरम गीत गाते हुए सड़कों पर नारे लगा रहे थे बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन पर विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी, जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। स्वदेश की भावना से उत्प्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो देखिए जो है इसमें से ये माना है, यानी कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, उसी को लगाना है, बाकी सब सही है। 22 साल के मुस्लिम किसानों के अंदर में उसका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। तो लियाकत हुसैन के स्थान पर अश्विनी कुमार दत्त होना चाहिए सही रूप में। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। हाँ, पूरा जो जन सामान्य मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे, कुछ विशिष्ट लोग। सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दिखाई, ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए। किसान इससे दूर ही थे आंदोलन से, ये सही है। यह बंगाल तक सीमित रहा, नहीं गलत है। यह देशव्यापी आंदोलन था। जैसे मद्रास में हम लोग देखें कि चिदम्बरम पिल्लई ने उसका नेतृत्व किया था। तिलक ने बम्बई महाराष्ट्र क्षेत्र में इसका नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय ने पंजाब में, अजीत सिंह ने यूपी में, सैयद हैदर राजा ने कहाँ पर, दिल्ली में इसका जो है नेतृत्व किया था। तो इसका मतलब यह है कि आंदोलन किसी एक जगह थोड़ी ना था, दिल्ली में था, आपका पंजाब में था, महाराष्ट्र में था, तमिलनाडु क्षेत्र में था। तो देशव्यापी हो गया, वही यहाँ पर लिखा है व्याख्या में। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। हाँ, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही बाइकआउट मूवमेंट भी चलाया गया, यानी कि जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदा जाएगा, उनका प्रयोग नहीं किया गया। इस वजह से जो भारत में जो वस्तुएं निर्मित हो रही थी ना, उनकी मांग बढ़ गई। इससे क्या होगा, भारत के जो शिल्पकार के लोग थे, उद्योग थे ना, इंडस्ट्री भारत की, ये क्या हो गए, पुनर्जीवित होने लगे, क्योंकि यहाँ के भारत की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। स्वदेशी आंदोलन की एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। दोनों सही है। स्वदेशी आंदोलन भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में 22% और जूता चप्पल आयात में 68% की कमी आई थी, तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इसने व्यापक प्रोत्साहन मिला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो कि स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना है। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे, तो यही स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। नेविल्सन जो ब्रिटेन के पत्रकार नेविल्सन इसी आंदोलन से जुड़े थे। तो देखिए, इसके पहले वाला सवाल आईएएस 2019 में सवाल पूछा है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। अब नेक्स्ट चैप्टर है कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। बनारस कब हुआ था? 1905 में अधिवेशन। कलकत्ता में कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्या क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर से। देखिए, पहला सवाल है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा क्रांति सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय
कांग्रेस के मंत्री 31 वर्ष की आयु में महापुर रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह। 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक। 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक। 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष व देशभक्त, जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। तो ये एक ही लाइन से देखिए उत्तर निकल के आ रहा है। महात्मा गांधी ने किसको अपना गुरु माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना है। तो ऑप्शन में ही होना चाहिए और सही उत्तर भी ही होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए सी ऑप्शन दिया है तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर सही होगा। गोपाल गोखले का जन्म रत्नागिरी 1866 में हुआ था। 1884 में उन्होंने बीए पास किया था। ठीक है। राना डे के ये शिष्य थे। राना डे को इन्होंने अपना गुरु माना था। जस्टिस महादेव गोविंद राना डे को गुरु माना था इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले थे कौन? महात्मा गांधी। तो ये राना डे हो जाएंगे। राना डे से कौन? गोखले। ये गुरुओं का क्रम है और गोखले से कौन है? गांधी। इस तरीके से 1879 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से इन्होंने राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में इन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। 1902 में वह बंबई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृद न्यायपीठता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना की बाउंड्रियों में नहीं हो सकता। वे साध और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित थे और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1905 का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? बनारस में हुआ था। इस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो यही है गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता का पद संभाला था। 1986 आपका 1986 नहीं, सॉरी, 1886, 1892 और 1906 में। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी के लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे और समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुआ है और वह साक्षर सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद इस स्वराज शब्द का प्रयोग तिलक ने किया था। तिलक ने किया था और तिलक के बाद जो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में इसका प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस तरीके से अगर देखिए ऑप्शन में चारों दे स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो स्वामी दयानंद सरस्वती को लगाएंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो तिलक को लगाएंगे। तिलक भी ऑप्शन में नहीं है तो नौरोजी को लगाएंगे। वैसे कांग्रेस के मंच से नौरोजी ने ही सबसे पहले स्वराज की मांग किया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वराज प्रस्ताव 1905 में चर्चा हुई थी, लेकिन प्रस्ताव जो पारित किया गया था 1906 में पारित किया गया। सवाल थोड़ा सा गलत पूछा है। 1906 में पारित किया था। हालांकि चर्चा 1905 के बनारस अधिवेशन में हुई थी, लेकिन जो प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में।
कांग्रेस ने देखिए अगला सवाल है 7वां सवाल। सातवां सवाल है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो यही हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी ने व्यक्त किया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दिया गया। स्वराज शब्द को अभिव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता मिलती है, इसलिए इस उत्तर को निरस्त किया गया था। अगला देखिए 8वां सवाल, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था तो अब हमने बताया कि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक, सरस्वती के बाद इस शब्द को प्रयोग करने वाले थे तिलक थे। तिलक के बाद कांग्रेस के मन से कांग्रेस के अधिवेशन स्वराज प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले उस समय अध्यक्ष थे, कौन थे? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए ऑप्शन में दयानंद सरस्वती है नहीं, तिलक है, तो इस तरीके से यहाँ पर तिलक ही उत्तर को लगाया जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, परंतु दिए गए विकल्प तिलक ने ही पहली बार स्वराज शब्द की मांग का समर्थन किया था। अगला सवाल देखते हैं 9वां सवाल, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से असेंबली से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1993, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी थे। 3 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सीवाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं है। दूसरी ओर गोखले ने कहा कि
यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। देखिए अगला सवाल, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो फिर से ही आपका ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं बताना है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। हाँ, ये पुस्तक उन्हीं की है। ठीक, इसी पुस्तक उन्होंने भारत में भारतीयों की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये ऐसा करने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। अनुदारवादी पार्टी नहीं, उदारवादी पार्टी, उदारवादी पार्टी की टिकट पर वो चुनाव जीते थे, लिबरल पार्टी की टिकट पर। इस तरीके से यहाँ पर डी कथन गलत है। दादा भाई नौरोजी 1892 यहाँ पर याद रखिएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी की टिकट पर चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य बताना कौन सा गलत हुआ। पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोतार का आरंभ किया, ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, उन्होंने 3 बार किया था। 3 बार का तो 1886, फिर 1893 और उसके बाद 1906 में 3 बार उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता पद को संभाला था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1892 ईस्वी में फिशम्बरी क्षेत्र से लिबरल पार्टी उदारवादी पार्टी की ओर से चुने गए थे। उन्होंने देखिए लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 में किया था। ये 2 चीजें आप याद रखिएगा उनका। एक तो लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ये 2 संस्थाएं इनके द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा जो है पत्रिका राष्ट्र गोतार का भी उन्होंने प्रकाशन कराया था। अगला सवाल, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो किस अधिवेशन में? ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। स्वदेशी सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास कराया गया प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भार भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? तो ये सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। और फिर पुनः 1916 में कांग्रेस में जो है कर्म दल वालों की वापसी होती है।
9 साल बाद 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष थे तो यही आर.बी. घोष यानी कि रास बिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने और उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, देखिए 4 क्या थे? एक बहिष्कार था, स्वदेशी था और स्वराज था। बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा था। बंगाल के विभाजन को रद्द करने से यह संकल्प नहीं था। ये ऑप्शन इसमें से हो जाएगा आपका। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन लोगों की भागीदारी पर उपयुक्त सभी यही वजह थे कि कांग्रेस में विभाजन हुआ था। कई कारण थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस विभाजन का एक प्रमुख कारण नरम पंथियों का अपने रणनीतिक उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में सफल होना था। नरम पंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपने रणनीतिक फेर बदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला कथन, दूसरा, तीसरा। 3 कथन दिए। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया तो ये पहला सही हो गया। सूरत में हुआ था अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गई, सही है। 1916 के वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस.पी. सिन्हा ने किया था। एस.पी. सिन्हा ने नहीं किया था, इसको किया था अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से चरमपंथी और नरमपंथियों का पुनः विलय हुआ था। तो यही कथन तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा सही हो गया। पहला दूसरा सही किंतु तीसरा गलत है। 1907 की कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। 1907 की कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस चरमपंथी एवं नरमपंथी गुट में विभाजित हो गई। वर्ष 1916 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी एवं चरमपंथी एक हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो सूरत की फूट कब हुई थी? 1907 में। सूरत में अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। सूरत किस नदी के तट पर? राप्ती नदी के तट पर। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। जो गरम दल के नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था किसने? तो तिलक ने किया था। चरमपंथी की ओर से नेतृत्व करने वाले थे कौन? तिलक। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। ये नहीं था। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था, तो इस वजह से तात्कालिक अध्यक्ष का पद था।
अंग्रेजी सरकार की साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। इसका मतलब ये चरमपंथियों को यह लगता था कि जो नरमपंथी नेता है ना, वो अंग्रेजी सरकार के साथ जो विश्वास, ये जो वार्ता करते हैं, वे वार्ता उतनी सफल नहीं है। इस तरीके से वार्ता नहीं करना चाहिए। इनके विश्वास का अभाव था। चरमपंथी और नरमपंथी में उतना विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 1907 के सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था। अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने की पक्षधर थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। अगला चैप्टर आ गया मुस्लिम लीग। तो चलिए देखते हैं मुस्लिम लीग यहाँ संबंधित क्या है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। सबसे पहले जो प्रयास किया गया था आगा खां के द्वारा, उसमें ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां, वकार उल मुल्क, दो तीन लोगों के प्रयास से मुस्लिम लीग का गठन हुआ था मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए और कांग्रेस के विरोध के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं क्या सवाल है इससे संबंधित। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पर देखिए नवाब सलीम उल्लाह खां। आगा खां अगर नाम आया होता तो पहले आगा खां हो जाता। अच्छा, स्थापना की थी। देखिए सबसे पहले जो विचार था आगा खां का ही विचार था, लेकिन जो इसको वास्तविक रूप प्रदान करने वाले कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां थे। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों की शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों की संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसी अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसे प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयताक्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले अगर देखिए तीनों का नाम आता है ऑप्शन में, तो सबसे पहले सलीमुल्लाह खां को लगाएंगे। अगर सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में नहीं है तो आगा खां को लगाएंगे, और आगा खां नहीं ऑप्शन में है तो मोहसिन मुल्क है, और तीनों ऑप्शन में है तो सबसे पहले सलीमुल्लाह खां को ही लगाएंगे। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे तो नवाब सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहाँ पर? तो यही हो जाएगा आपका ढाका में। ठीक है, ढाका में। हालांकि मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय बनाया गया था वो लखनऊ में बनाया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष? 1906 में ढाका में, मुख्यालय लखनऊ। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1908 में जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो नियमित रूप से जो प्रारंभ किया था वो 1907 से ही प्रारंभ कर दिया गया था।
वार्षिक अधिवेशन मतलब लगातार तब से। तो 1916 नहीं, 24 नहीं, 1919, 25 नहीं है, 1908 में अमृतसर में हुआ था। कराची में 1907 में और 1908 में। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन नियमित रूप से हो रहे थे। तो यही है, बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है बाद की तिथि को माना है। देखिए 8वां सवाल इधर है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन मान रहा है, ये सही परंतु गलत है। मतलब कथन सही है और कारण गलत है। देखिए लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। कौन सा सही नहीं है बताना है। तो ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। हाँ, इसका विरोध इन्होंने किया था क्योंकि वो मुसलमानों के हितों के हिमायती थे और मुसलमान एक विशेष वर्ग के हितों को लेकर चल रहे थे। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी थी। इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापना किया था अलीगढ़ में। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। बंगाल विभाजन का इन लोगों ने विरोध नहीं किया था। बंगाल विभाजन से ये लोग तटस्थ थे। इन लोगों ने ना तो समर्थन किया ना तो इसका विरोध किया था। इसलिए यही कथन गलत है और यही पूछ ही रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो यही आप इसको सही लगाएंगे। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से एक थे। तो हाँ ऐसे ही थे। बरकतुल्ला उसमें क्या थे, प्रधानमंत्री बने थे। और राजा महेंद्र प्रताप उसमें क्या बने थे, उसमें प्रेसिडेंट बने थे। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। ये समर्थन कर रहे थे बंगाल विभाजन का। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 3 दिसंबर 1906 में ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। लीग के अन्य उद्देश्यों के बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदाय के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार रक्षा उनका विस्तार करना। 1906 में अगला सवाल है, देखिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किसकी प्रार्थना किया था? मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की, जिसे बाद में मिंटो मार्ले सुधार के तहत मान लिया गया था। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन निवासी लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय केंद्रीय स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशेष स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक अधिकारों हितों की रक्षा की जाएगी। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। लंदन शाखा की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो समीर अली के नेतृत्व में थी। मुस्लिम लीग की एक शाखा खोली गई लंदन में, किसके द्वारा? अमीर अली की अध्यक्षता में।
मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये कहा था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने कहा था। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम था इंडियन मुसलमान, इंडियन मुसलमान, इस पुस्तक में जो इसने ऐसा किया था। और इसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था 1882 में, जिसको हंटर कमेटी कहा गया। हंटर कमेटी शिक्षा से संबंधित कमेटी थी। अगला देखिए चैप्टर आ गया है माले मिंटो सुधार। तो चलिए देखते हैं माले मिंटो सुधार कब आता है। 1909 में आता है। इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो वायसराय रहता है और जॉन माले भारत सचिव रहता है। और इन्हीं के द्वारा संवैधानिक सुधार हेतु जो एक अधिनियम लाया जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन माले को भारत सचिव तथा इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यही हो जाएगा आपका। पृथक निर्वाचन मंडल में एक संप्रदाय विशेष के लिए आरक्षण की व्यवस्था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना है। तीसरा सवाल है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी, कौन सी घटना? तो ये घटना है विधानसभा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, यही हो जाएगा। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और देश के विभाजन का बीजारोपण का काम किया। इस विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए हैं जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया। इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता और मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। राजेंद्र प्रसाद ने किससे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो किसको माना है इन्होंने? लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि इसके ही द्वारा जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, जिसको मिंटो माले सुधार कहा जाता है, जिसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, ये कब हुआ था? दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में, दिसंबर 1911 में। ठीक है। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और जो महारानी थी जॉर्ज पंचम, महारानी मेरी, महारानी मेरी, ये दोनों लोग आए थे और दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दरबार आयोजन में ही इन्होंने क्या किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस लिया और राजधानी परिवर्तन की घोषणा हो गई। इसके अगले वर्ष 1912 में विधिवत रूप से भारत की राजधानी दिल्ली हो जाती है। तो वही चैप्टर चलिए देखते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी 1911 तक।
ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 सितंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, इसमें भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था और इसके ऊपर हमला भी हुआ था चांदनी चौक में। इसको दिल्ली षड्यंत्र भी कहा जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब बनती है? 1911 में। अगर ऑप्शन में 1912 रहता तो 1912 लगाते, क्योंकि वास्तविक रूप से बनती है 12 में, हालांकि घोषणा 11 में हो जाती, लेकिन बनती कब है? तो 1912 में। उल्लेखनीय दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में, जबकि कलकत्ता से स्थानांतरण उसका 12 में हुआ था। स्थानांतरण के संबंध में 1911 में 12 वर्ष दोनों वर्ष दिए गए हैं, तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान होगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो दिल्ली कब स्थानांतरित की गई आपका? 1912 में। तो 1912 में फिर प्रश्न की व्याख्या देखने को बोल रहा है, ये 12 हो जाएगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई? तो 1911 दिया ऑप्शन। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, तो किसके? उस समय लॉर्ड हार्डिंग निवास रहा था, उसी के ऊपर चांदनी चौक में फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव संतुष्टिकरण विषय कार्य कर रहा था कि उसके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा रहा है, किंतु परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 फरवरी 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, हार्डिंग बम कांड वही जो है 1912 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली में जो बम फेंका गया था, वही है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। तो कौन इसमें शामिल नहीं था? तो इसमें भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थी, बाकी मास्टर अमित चंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, ये सब भी शामिल थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में प्राप्त हुआ। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। विभाजन 1912 में लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इससे संबंधित क्या क्या सवाल दिए गए हैं। देखिए पहला सवाल है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कहाँ इन लोगों ने किया था? लखनऊ में। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय भी था और उसी समय दोनों लीग के अधिवेशन, दोनों संस्थाओं के अधिवेशन आयोजित किए गए थे। और 1916 में ही दो घटनाएं होती हैं। तो पहली घटना एक होती है कि ये जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ हो जाते हैं। कांग्रेस दोनों साथ हो जाते हैं। तो 1916 से लेकर के 1922 तक, और जब तक जो है असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया जाता गांधी जी के द्वारा, तब तक ये जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ साथ काम करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और दूसरी बड़ी घटना थी कि जो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया था ना, उग्रवादियों को निकाल दिया गया, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, उनकी पुनः वापसी हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो उग्रवादियों प्लस
उग्रवादियों की वापसी होती है, यानी कांग्रेस का विलय हो जाता है। ठीक है, ये दो घटना। मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस का जो विलय होता है, इस समय मुस्लिम लीग कांग्रेस एक साथ हो जाते हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक। तिलक प्लस जिन्ना थे। और जो उग्रवादियों की जो वापसी होती है उसमें प्रमुख भूमिका थी तिलक की थी, इसमें भी तिलक और प्लस एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट, इन दोनों की भूमिका थी। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो चलिए देखते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल देखते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कौन किया था? एसी मजूमदार, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। देख रहे हैं कितनी बार सवाल रिपीट किया गया है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था कब? 1916। अंबिका चरण मजूमदार। अतिवादी मतलब उग्रवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो एनी बेसेंट थी और इसमें थे जो तिलक थे। चूंकि आसन में एनी बेसेंट ही आ रहा तो इस एनी बेसेंट को ही लगा देंगे। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय है। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनर्वेश हुआ था। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के प्रमुख शिल्पी थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने वाले कौन थे? तो एक तो तिलक थे और तिलक के साथ थे जो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना थे और कांग्रेस की ओर से तिलक थे। तो तिलक का ही नाम दे रहा है ऑप्शन में एक ही, तो एक ही को लगा देंगे। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। हाँ, ये मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो 1909 में मिंटो मार्ली सुधार के द्वारा मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था का कांग्रेसियों द्वारा अभी तक विरोध किया जा रहा था, लेकिन 1916 में जैसे ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाते हैं तो कांग्रेस यह बात स्वीकार कर लेती है, फिर इसका विरोध नहीं करती है। लखनऊ समझौते 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि निस्संदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली को स्वीकार किया तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल है, तो आपको 1916 से 1922। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब एक हुए थे, उसके बाद 1922 जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तब तक जो है ये दोनों एक साथ कार्य कर रहे थे। वर्ष 1916 से 22 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल, मैत्रेय मतलब एक मत का काल था।
लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। निम्नलिखित में से अगला सवाल, कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। गलत है, अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो यही हो गया पहला ही। इस अधिवेशन में उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। हाँ, इन्हीं बेसेंट और तिलक के प्रयासों से महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, ये भी सही है। तो यहीं पर जो है ये पहला गलत है, क्योंकि पहला अंबिकाचरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता किया था ना। वही यहाँ पर लिखा गया है व्याख्या में। अगला सवाल है 10वां, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो वही आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये हो जाएगा। आरओ मेंस 2013 का सवाल है। अब देखिए होम रूल लीग, अब इससे संबंधित क्या सवाल है देख लेते हैं। होम रूल लीग की जो स्थापना 1916 में की गई थी। 1916 में देखिए एक तिलक के द्वारा की गई थी और दूसरा की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट, दोनों लीग के स्थापना एक साथ की गई थी। तिलक का जो अप्रैल में किया गया था, अप्रैल 1916 में, और जो इनका जो है किया गया था सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग थे, दोनों के भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग थे। हालांकि दोनों का एक ही उद्देश्य था, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए देश को आज़ादी की दिशा में प्रशस्त कराना, यही उद्देश्य था। प्रश्न देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो एनी बेसेंट, तिलक, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखिए यहाँ पर एनी बेसेंट, होम रूल लीग सर्वप्रथम एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना वर्ष सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने किया था। प्रारंभ किया था जो आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने, लेकिन एक लीग के रूप में जो स्थापना किया था तिलक ने सबसे पहले। दूसरा सवाल, 1915-16 में दो होम रूल लीग स्थापित की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ये ऑप्शन हो जाएगा। तिलक ने सितंबर 1916 में, अप्रैल में तिलक ने, सितंबर में एनी बेसेंट ने अपने अपने होम रूल की स्थापना की। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया, इनकी दो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, तथा तिलक का क्या है मराठा और केसरी, इन दोनों के माध्यम से लीग का प्रचार प्रसार किया था आपने। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही, किससे संबद्ध रही? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब आया था? 1930 में, इससे संबंधित नहीं थे। गृह शासन का मतलब होम रूल लीग, लीग को ही हिंदी में गृह शासन कहेंगे। कब? 1916 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919-20 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। होम रूल लीग की आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाना था। प्रारंभ में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था, तो क्या था? होम रूल लीग आंदोलन।
निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो तिलक का था, एनी बेसेंट का था, सुब्रमण्यम अय्यर का था, अल्काट का नहीं था। टी.एस. अल्काट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को प्रारंभ किया। यह सुब्रमण्यम अय्यर ने भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो तिलक जुड़े थे, एनी बेसेंट जुड़े थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, तो यही सी.आर. दास इसमें नहीं थे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक स्थिति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, क्योंकि एक तरफ तिलक थे और दूसरी तरफ एनी बेसेंट। इन दोनों के ही प्रयासों से कांग्रेस में उग्रवादियों या चरमपंथियों की पुनः वापसी हुई थी 9 साल के बाद। और इसके अलावा तिलक के ही प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हुई थी। तो यही हो जाएगा ये ऑप्शन। लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक स्थिति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। होम रूल आंदोलन की भारत स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। ये सही है। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया, गलत है, गांधी जी के हाथों में नहीं आया था। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। ठीक है, हालांकि ये कुछ हद तक संबंधित है, लेकिन ये होम रूल आंदोलन से नहीं संबंधित है। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक होने से संबंधित है। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया। नहीं, ये नहीं। होम रूल आंदोलन हालांकि इनके नेताओं ने स्थापित किया था। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक के एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बिहार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। ये भी सही है, तिलक द्वारा अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने की संबंधी योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों एनी बेसेंट के प्रकाशन के साथ शुरू हुई। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और
बरार की 6 शाखाओं तक सीमित, देश के बाकी हिस्से इन्वेस्टन की लीग के जिम्मे आए। इन्वेस्टन की लीग का संगठन बहुत ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्यक्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, अलग अलग कार्य करते, हालांकि सब दोनों का उद्देश्य एक ही था। एनिमेशन के शब्दों में, उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एनिमेशन में मतभेद नहीं थे। तिलक एनिमेशन द्वारा बनाए गए उन लीगों को एक में मिला दिया गया, कभी नहीं मिलाया गया, इसलिए यहाँ पर उत्तर स्टार लगाया है। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था? तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक फेबियन आंदोलन की प्रस्ताव थी। 2005 आईएएस का सवाल है। हो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, कब बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये प्रथम महिला अध्यक्षता भी थी। तो ये पहला और दूसरा सही। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की हालांकि बाद में नेतृत्व करती हैं, लेकिन इन्होंने स्थापना नहीं किया था। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इससे पहले तिलक ने पूना में लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1917 दिसंबर में महिला अध्यक्ष चुना गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने किया था। एनिमेशन 1889 ईस्वी में इसकी सदस्यता बनी। इस प्रकार कथन 1-3 सही जबकि 2 गलत है। चलिए एक लास्ट एक सवाल और इस चैप्टर का। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। आइए 2018 का सवाल है, जल्दी का सवाल है। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक के इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत, बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा असेंबली रखा, स्वराज असेंबली। चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। गांधी जी। अब गांधी युग शुरू हो जाता है। गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।